काफी देर बाद जब उन दोनों को होश आया, तब हरिया उसी कमरे के बेड पर पड़ा था जिस पर रामू था। हरिया के साथ भी उस डायन ने अपनी इच्छा पूरी की और उसे भी अपना सच बताया, और रामू के साथ हरिया को भी कमरे में बंद कर दिया। पहले रामू और अब हरिया, गांव वालों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और गांव के लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी मुखिया जी उठे और खेतों की तरफ निकल गए। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक लड़की बैठी हुई है और रो रही है। उसके रोने की आवाज बहुत डरावनी थी। फिर भी मुखिया ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ फेरा और पूछने लगे, कौन हो तुम? इस पर वो लड़की चुप हो गई और मुखिया की तरफ चिल्लाते हुए देखा। उसके काले लंबे बाल हवा में लहराने लगे और वो भी हवा में उड़कर मुखिया के खेतों में खड़ी हो गई। उसका विकराल रूप देखकर मुखिया डर से कांपने लगे। तभी उस लड़की ने मुखिया के ऊपर कूदकर एक ही झटके में उसे मार डाला और हंसते हुए गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव के लोग उठे और खेतों पर जाने लगे, तभी उन्होंने नदी के किनारे वाले पेड़ पर एक लाश टंगी हुई देखी। इस देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। मुखिया जी की मृत्यु की खबर पूरे गांव में पहुंची। सभी गांव वालों ने मुखिया जी की लाश को उतारकर गांव की तरफ ले गए। सभी गांव के लोग मुखिया जी की लाश को लेकर जाने लगे। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत रोते हुए आई और सभी गांव के लोगों को रोकने लगी। रुक जाओ, रुक जाओ। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक लाठी थी। उसने एकदम मैली कुचैली साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे के दाईं तरफ कुछ चोट जैसा निशान था। वो चिल्लाने लगी और बोली, सब मरोगे, वो आ गई है, अब तुम सबकी खैर नहीं। ऐसा बोलकर वो चिल्लाने लगी। सभी गांव के लोग बहुत ही डर गए थे और डरते हुए आगे बढ़ गए। मुखिया जी के लाश को अग्नि जैसे ही लगाया गया, वैसे ही बारिश तेज हो गई और आग बुझ गई। आग बुझते ही आंधी तेज हुई और सारे छोटे मोटे सामान उड़ाकर ले जाने लगी। ये सब देखकर गांव वाले और भी ज्यादा डरने लगे। सभी लोग वहां से भागे और मुखिया जी के लाश को वहीं छोड़ दिया। सब अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ गए और रोने लगे। सभी को डर सताने लगा कि अब वे सब नहीं बचेंगे। कुछ लोग तो डर से खुद की ही जान लेने पर तुले थे। उसी गांव में एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का भी था। उसका नाम कर्मा था। वह आज ही शहर से पढ़ाई पूरी करके आया है। कर्मा दिखने में लंबा, कद का, गोरा रंग और हल्की मूंछों वाला लड़का था। वह कर्ण का बेटा है। कर्ण आज बहुत खुश है क्योंकि काफी दिनों के बाद उसके घर उसका बेटा आएगा और गांव के लोग भी थोड़ा सा ही सही सब कुछ भूल गए थे। कर्ण पूरे गांव में मिठाई बांट रहा था कि कर्मा दौड़ता हुआ आ गया और अपने पिता के पैरों को छुआ। सभी लोग इकट्ठा हो गए और कर्मा से बात करने लगे। इसी भीड़ में कर्मा की नजर कीर्ति पर पड़ी, जो बहुत सुंदर लड़की थी। वह उस गांव के मुखिया की बेटी है। अभी कुछ ही दिन हुए थे जब उसके पापा को गुजरे हुए, इसीलिए वह थोड़ा गुमसुम सी थी। कर्मा उसको देखकर कुछ सोचता है, फिर अपनी नजर घुमा लेता है और अपने पिता के साथ घर चला जाता है। एक दिन नदी के किनारे कर्मा अपना मूड ठीक करने के लिए गया। वहां फिर से कीर्ति को देखा। वह दौड़ के उसके पास गया और बैठ गया। कीर्ति ने अपनी नीली आंखों से कर्मा की तरफ देखा और उससे पूछ लिया, अरे तुम तो कर्ण काका के बेटे हो ना? इस पर कर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। कर्मा कीर्ति के पास गया और उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। कीर्ति भी कर्मा को पसंद करती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। कर्मा कीर्ति की हरकत से समझ गया कि ये मुझे नहीं रोकेगी। फिर उसने खुद ही कीर्ति को छोड़ दिया और उठ के खड़ा हो गया। फिर बोला, मैं तुमसे रात में मिलता हूं यही। कीर्ति ने हाँ में सिर हिलाया और शर्म से वहां से चली गई। कर्मा ने भी अपने बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। शाम होते होते सब अपने घर चले गए और कोई भी कमरे के बाहर नहीं आया। कर्मा को ये सब बहुत ही नॉर्मल लगा और वह कीर्ति से मिलने नदी पर चला गया। वहां कीर्ति पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। कर्मा ने कीर्ति को देखकर बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत तेज निकली।
कीर्ति ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और बैठ गई। उसके बगल में कर्मा भी बैठ गया। कीर्ति ने कर्मा के हाथ को अपने से ही खुद के कमर पर रखवाया और उसके होठों को चूमने लगी। थोड़ी देर बाद कीर्ति ने खुद से अलग किया और दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने। कीर्ति तुरंत उठी और गांव की तरफ चली गई।